नमस्कार। जीवन शैली कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोहिता कोठियाल मनादुली। दर्शकों, अक्सर ये कहा जाता था, जब आपका दिमाग फैसला ना ले पाए तो अपने दिल की सुनो, क्योंकि हमारा दिल सिर्फ हमारे शरीर का एक अंग ही नहीं है, हमारी भावनाओं का घर भी है। हमारा दिल हमारे अपनों के लिए धड़कता है और हमें ये भी बताता है कि हमें कैसे अपने सपनों को पूरा करना है। लेकिन आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी की वजह से, तनाव, अनिद्रा और अपने को समय ना दे पाने की वजह से, धूम्रपान की वजह से हम लगातार अपने दिल को खतरे में डालते जा रहे हैं। हमें कई तरह की दिल से संबंधित बीमारियां हो रही हैं और ये पहले तक हमें पता नहीं चलता, लेकिन जैसे ही कोई बड़ी हृदय रोग हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है तो हमें पता चलता है कि हमें दिल से संबंधित बीमारी हो गई है। तो इसी से संबंधित है हमारा आज का विषय, हृदय रोग, कारण और उपचार। और इस विषय पे बातचीत करने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए इनका परिचय मैं करा देती हूँ। हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर गगन जैन मौजूद हैं, जो हृदय रोग विशेषज्ञ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मोहिता जी। डॉक्टर साहब, हृदय रोग की यहाँ पे बात हो रही है, तो सबसे पहले हृदय रोग क्या है, कारण क्या है इनके? जी, जैसा कि मोहिता जी अपनी बातचीत की शुरुआत में आपने कहा कि हृदय हमारे शरीर का सबसे संवेदनशील अंग है। इतना संवेदनशील है कि ऊपर वाले ने इसको शरीर के बीचों बीच स्थापित किया है और आसपास एक पिंजर बनाया है ताकि इसमें किसी प्रकार की चोट ना पहुंचे। अब क्योंकि ये संवेदनशील अंग है तो इसको हम अपनी शरीर को यदि हम एक गाड़ी की तरह माने तो गाड़ी का सबसे संवेदनशील पार्ट है गाड़ी का इंजन। तो ये हृदय गाड़ी के बीचों बीच, शरीर रूपी गाड़ी के बीचों बीच स्थित एक इंजन है जो पूरे शरीर में ब्लड पंप करता है, पूरे शरीर को पावर देता है। इसलिए एक बहुत ही संवेदनशील ऑर्गन है और इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसका ध्यान रखा जाए, इस पे संभल के चला जाए कि किस प्रकार का खान पान हो, किस तरह से हमारे को अपनी दवाइयों को सुचारू रूप से लेना है। ये समझा जाए कि हमारे को दिल के जो रोग हैं, जो कॉमनली पब्लिक सबसे पहले समझती है, वो हार्ट अटैक, जिसे हम हृदयघात भी बोलते हैं, वो किन कारणों से आता है, कैसे हम उनसे बच सकते हैं और आज की जीवन शैली का उसमें क्या रोल है। ऐसा क्यों है कि अब हम बहुत ही छोटी उम्र में भी हार्ट अटैक देखने को मिल रहे हैं, जबकि एक ज़माने में ये एक ऐसी बीमारी थी जो 60 साल की उम्र से ऊपर जो होते थे उनमें कहीं और सुनी जाती थी। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल बढ़ती उम्र की बीमारी कहा जाता था हृदय रोग को, लेकिन आज जैसे हम देख रहे हैं आधुनिक जीवन शैली में, वर्तमान समय में, कि युवा वर्ग भी जो है इसकी चपेट में आ गया, तो इसके क्या कारण है? आपने जो सवाल किया, इस सवाल से मेरे को एक अपने ही एक मरीज़ का इंसिडेंस याद आता है। जब एक 24 साल का लड़का आता है हमारे पास इमरजेंसी में, छाती में दर्द लेके, खूब पसीना आ रहा होता है उसका, और साथ में उसकी घबराहट के साथ उसके पिताजी भी मौजूद हैं, उनकी वाइफ भी मौजूद है। वो मैरिड बॉय था और वो एक डिलीवरी एजेंट का काम करता था। छाती पकड़ के वो आता है इमरजेंसी के अंदर, पसीना पसीना हो रहा होता है और हम उसका एक ईसीजी करते हैं। कभी भी छाती का दर्द जब भी होता है तो सबसे ज़रूरी होता है कि एक ईसीजी कराया जाए। हमने कई बार देखा है, सुना है कि लोग घर में ही अपना उपचार करना शुरू कर देते हैं। एक इनो पी लिया, एक डाइजिन पी ली। तो करीब हमारे देश के अंदर पहले कुछ घंटे जब हृदयघात आता है तो उसका उपचार दोस्तों की सलाह से, टीवी की सलाह से लिया जाता है। और ये जो बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम होता है जब हम सही टाइम पे अस्पताल पहुंच सकते हैं, वो हम वेस्ट कर देते हैं। सो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि यदि आपको किसी प्रकार के छाती में भारीपन, पसीना, घबराहट के साथ होता है, एक ऐसा सिम्टम जो आपको पहले कभी नहीं हुआ, तो आप तुरंत नियर बाय हॉस्पिटल में जाएं और एक ईसीजी कराएं। बिल्कुल डॉक्टर साहब जी, लेकिन जब हम प्रारंभिक चेतावनी की बात करते हैं तो आपको क्या लगता है कि जैसे सीने में दर्द, आपने कहा कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम बहुत तेज भाग गए या फिर हमने कोई कार्य ज़्यादा कर लिया है, ज़्यादा देर तक कर लिया है, तो हमें इस वजह से दर्द हो रहा है। तो प्रारंभिक चेतावनी वो क्या है जिससे हम समझ जाए कि कुछ बड़ी चीज़ हो सकती है? जी बिल्कुल। दिल का दर्द जो होता है, छाती में जो दर्द होता है, वैसे तो कई कारणों से हो सकता है। वो छातियों में, मांसपेशियों में खिंचाव आ जाने की वजह से भी हो सकता है, इनडाइजेशन की वजह से भी हो सकता है। लेकिन जो छाती में दर्द दिल के हृदयघात की वजह से होता है, उसमें आपको खूब पसीना आता है, मन में घबराहट पैदा होती है। हमारी मेडिकल साइंस में वर्ड यूज़ किया जाता है, फियर ऑफ इम्पेंडिंग डूम। कुछ ऐसा कि लगता है कि मौत आ गई। तो जब भी आपको ऐसा कोई सिम्टम हो तो सबसे ज़रूरी आप मदद के लिए गुहार करें, अपने नियर बाय को अलर्ट करें, अपनी फैमिली में वाइफ को बताएं, अपने पिताजी को बताएं, अपने ब्रदर को बताएं कि जो भी हो रहा है ये ठीक नहीं है। हमारे को तुरंत अस्पताल पहुंचना है ताकि वो आपको जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचा सके और आपकी ईसीजी की जाए, क्योंकि ज़्यादातर हृदयघात जो खतरनाक वैरायटी के होते हैं वो ईसीजी से पकड़ में आ जाते हैं।
और मान लीजिए ईसीजी नॉर्मल आती है तो अस्पताल से भागने की जल्दी ना करें, अगले 2 से 3 घंटे अस्पताल में दें, अपने कुछ ब्लड टेस्ट कराएं, एक ईसीजी और रिपीट कराएं, और जब आप मानसिक रूप से संतुष्ट हो, आपके डॉक्टर भी क्लियर हों कि हार्ट अटैक नहीं है, तभी घर जाने की सोचें। डॉक्टर साहब, जैसे आपने हृदयघात की बात की, मैं इसी में अगला प्रश्न करूंगी। हृदयघात की जो समस्या है, इसकी वजह क्या है, क्यों ये हो रहा है? जैसे आपने ही बताया कि अर्ली एज में भी शुरू हो चुका है, तो इसकी वजह क्या है? अब जैसे इसी लड़के की बात करें जो हमारे पास आया था, 24 साल का लड़का, तो जब हम उनसे बात करते हैं तो बताता है कि एक तो वो खाना हमेशा बाहर खाता था, खाना जिस प्रकार का खाता था वो फास्ट फूड होता था, जिसमें मोमोज खा लिए, पैटीज खा ली, चाउमीन खा ली। खाने का मतलब सिर्फ एक भूख को बुझाना था, उसके अंदर जो न्यूट्रिशन है, उसके अंदर जो पोषण है, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता था। प्लस क्योंकि डिलीवरी बॉय थे, ये आपस में सबसे जुड़े होते हैं, दोस्त लोग स्मोकिंग करते थे तो उसने भी स्मोकिंग पकड़ ली। तो इन सब चीज़ों के चलते उसका लाइफस्टाइल बहुत स्ट्रेसफुल हो गया। एक तो काम भी स्ट्रेसफुल है, ऊपर से आपने अपनी हैबिट्स भी स्ट्रेसफुल बना ली। तो इन सब चीज़ों के चलते इतनी यंग एज के अंदर वो हमारे साथ हार्ट अटैक लेके प्रेजेंट किया इमरजेंसी के अंदर। एक बहुत इंपॉर्टेंट जानने वाली बात ये है कि हम भारतीयों के अंदर वैसे भी देखा जाए तो जो हार्ट अटैक की अमूमन जो एवरेज एज होती है, यदि आप पश्चिमी देशों को देखें, अमेरिका को देखें, यूरोप को देखें, तो वो एज करीब 65 ईयर्स है, एक एवरेज एज। जबकि हिंदुस्तान में ये एज 10 से 15 साल कम है, 50 से 55 साल की एक एवरेज एज है जिसमें हार्ट अटैक आता है। तो ये समझना जरूरी है कि जो हमारा जेनेटिक मेकअप है वो हार्ट अटैक के लिए ससेप्टेबल है, और ऐसे जेनेटिक मेकअप के चलते यदि हम स्मोकिंग जोड़ लेते हैं, उल्टे पुल्टे टाइम पे खाना खाना, उल्टे पुल्टे तरीके का खाना खाना, ये जोड़ लेते हैं, एक स्ट्रेसफुल लाइफ को अडॉप्ट करते हैं, एडिक्वेट स्लीप नहीं लेते हैं, अपना ब्लड प्रेशर चेक ना कराना, अपना शुगर का एक बार चेक ना कराना, ये सब चीज़ें मिलके एक कैटास्ट्रॉफ, एक आपदा की तरफ प्रस्तुत होता है, जिसे हृदयघात बोलते हैं। डॉक्टर साहब, कि जब हम हृदय से संबंधित बीमारियों की बात करते हैं तो हमारे मन में सीधे हार्ट अटैक ही आता है। क्या इसके अलग कौन कौन सी वो बीमारियां हैं जिसे हम कह सकते हैं कि हार्ट डिजीज है? जी बिल्कुल, हार्ट डिजीज अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि हार्ट की परेशानी तो एक नवजात शिशु से लेके एक बुजुर्ग किसी में भी हो सकती है। लेकिन यदि हम बच्चों के अंदर देखें तो जो हार्ट डिजीज होती है वो कॉन्जेनिटल होती है, मतलब जन्मजात रूप से होती है, उसमें दिल का छेद होना, दिल के वाल्व का सिकुड़ना, ऐसी तकलीफ होती हैं। वो लोग, एक ग्रुप वो है जो मिडिल एज्ड ग्रुप है, इस ग्रुप में जो हार्ट डिजीज होती हैं वो ज़्यादातर हार्ट अटैक होते हैं, इस ग्रुप के अंदर जो हार्ट डिजीज होती हैं। प्लस जो एल्डरलीज हैं, यानी कि जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनमें भी हार्ट अटैक का होना, हार्ट का फेल होना, हार्ट फेलियर भी एक प्रकार का हृदय रोग है, वो होना। प्लस बुजुर्गों के अंदर अक्सर ये देखा जाता है कि जो धड़कन होती है कई बार बहुत तेजी से नीचे गिर जाती है, जिसके चलते बुजुर्गों में पेस मेकर लगाना पड़ता है। तो मोटे मोटे तौर पे हम देखें, यदि हार्ट डिजीज की बात करें तो जन्मजात रोग, नसों का ब्लॉकेज होना जो अपने आप में हार्ट अटैक का कारण आता है, हार्ट का फेलियर जिसमें दिल की पंपिंग पावर कमज़ोर हो जाती है। बुजुर्गों की बात की जाए तो उनमें धड़कन का गिर जाना, जिसके चलते पेसमेकर की सलाह दी जाती है। बुजुर्गों में भी हार्ट फेलियर देखा जाता है। तो इस प्रकार का ये एक हार्ट डिजीज़ का बहुत मोटे तौर पे इस तरह का स्पेक्ट्रम होता है एज वाइज, जो हमारे पास दिखाने के लिए आते हैं मरीज। जी डॉक्टर साहब, जैसे हमने सुना है कि एक हार्ट सर्जरी होती है, ये कितनी सक्सेसफुल होती है और किस स्टेज में आके इसे कराना चाहिए? जी, हार्ट सर्जरी पहले तो कारण देखा जाता है कि हार्ट सर्जरी क्यों की जाती है। जन्मजात रोग से जो ग्रसित बच्चे हैं उनमें जो हार्ट सर्जरी के रिजल्ट्स हैं 95% गुड रिजल्ट्स हैं। बच्चे को अपनी जो दिल की विकलांगता है, हार्ट डिजीज़ है, उससे मुक्ति मिल जाती है। फिर हम मिडिल एज ग्रुप में यदि आते हैं तो जिसमें दिल की नसों की ब्लॉकेज होती है, जो हार्ट अटैक होता है, उसमें मोटे मोटे तौर पे 2 तरह के कार्य किए जाते हैं डॉक्टर्स के द्वारा। एक होता है एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, जो आपने सुना भी होगा, जिसमें दिल की ब्लॉक नस को खोला जाता है गुब्बारे के द्वारा, तार के द्वारा, और एक स्टेंट का इस्तेमाल किया जाता है। और एक होता है बाईपास सर्जरी। बाईपास सर्जरी ज़्यादातर उन मरीजों में की जाती है जिनमें दिल की नसों की ब्लॉकेज तीनों ही नसों के अंदर हो, और ज़्यादातर ये मरीज डायबिटीज़ से ग्रसित पाए जाते हैं। तो ऐसे मरीजों को हम बाईपास सर्जरी की सलाह देते हैं जी। और फिर हम थोड़ा और एडवांस्ड एज ग्रुप की तरफ जाते हैं, तो ये वो मरीज़ हैं जिनके दिल में पावर कमजोर होने लग गई है, जिसे हम हार्ट फेलियर बोलते हैं। ऐसे मरीजों को सही दवाइयों से कंट्रोल में किया जा सकता है, जिन्हें हम हार्ट फेलियर की दवाइयाँ कहते हैं। प्लस बुजुर्गों में, जैसे मैंने अभी आपको बताया, कई बार धड़कन इतनी नीचे गिर जाती है कि उनकी आंखों के आगे अंधेरा आके वो गिर पड़ते हैं। कई बार इमरजेंसी में परिवार लेके आया था कि डॉक्टर साहब ये बार बार बेहोश हो रहे हैं, पैर खड़े नहीं कर पा रहे हैं,
थोड़ा भी चलते हैं तो अंधेरी आती है, गिर पड़ते हैं, हम डरते हैं। फिर हम जब उनकी ईसीजी करते हैं तो हमें पता लगता है इनकी धड़कन बहुत धीरे है, तो ऐसे मरीजों को पेसमेकर लगाया जाता है। तो हार्ट डिजीज़ की जो सर्जरी है उसका बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, जिस तरह से हृदय की बीमारियों का स्पेक्ट्रम है, और हर बीमारी के लिए एक वैसा ही तर्कसंगत इलाज उपलब्ध है। जी डॉक्टर साहब, जिनकी हार्ट सर्जरी होती है जी। क्या फिर वो वैसी ही नॉर्मल लाइफ जी पाते हैं जैसे उससे पहले जी रहे हैं, जी, या उन्हें बिल्कुल। कुछ प्रिकॉशन सावधानी लेनी होती है? जी, अब जैसे मैंने अभी आपको एक शुरुआत में एक किस्सा सुनाना शुरू करा 24 साल के जी। लड़के का। तो सबसे पहले हमने देखा कि इस लड़के का लाइफस्टाइल कैसा था। जी। फिर हमने देखा इस लड़के को हार्ट अटैक आया। अब क्योंकि हार्ट अटैक आया तो इस लड़के की एंजियोग्राफी की गई, तुरंत ही की गई। 2 घंटे में छाती में दर्द हुआ और तुरंत एंजियोग्राफी की गई और पाया गया कि दिल की एक नस में ब्लॉकेज आ गया है, उस नस में आगे खून नहीं जा रहा है। अब हमारा दिल एक मांसपेशी की तरह होता है, ये पंप करता है ब्लड, और इसको चाहिए ब्लड, क्योंकि जब दिल ब्लड पंप तभी करेगा जब इसमें सुचारू रूप से खून की सप्लाई होगी। तो हार्ट अटैक की स्थिति में दिल की ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है, फिर दिल ब्लड पंप करना बंद कर देता है। जी। तो सबसे पहले इस सप्लाई को ओपन करना जरूरी होता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी विधि का सहारा लेते हैं। तो जहां हमने एंजियोप्लास्टी करी इस बच्चे के अंदर, तो इसके अंदर अगले आधे से पौने घंटे में छाती के दर्द में आराम आ गया। अच्छा जी। फिर अब सबसे पहली सलाह हमारी क्या रही कि आपको अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव करना है। आप खाना घर से पैक करा के लेके जाए, बाहर का खाना नहीं खाएंगे, पानी का इंटेक अच्छा रखेंगे, स्मोकिंग कभी नहीं करनी है, दोस्त करते हैं तो दोस्त से अलग खड़े हो जाए, उसमें किसी प्रकार की शर्म नहीं है, क्योंकि ये पैसिव स्मोकिंग है। आप नहीं कर रहे तो आपके साथ वाले कर रहे हैं, उससे ज़्यादा खतरा है, क्योंकि उसके लंग्स तो फिर भी फिल्टर कर रहे हैं, लेकिन आप तो पूरा धुआं अपने ऊपर ले रहे होते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है पैसिव स्मोकिंग से भी बचना। प्लस जब हमारे पास ये लड़का भर्ती रहा तो हमने चेक करा उसका कोलेस्ट्रॉल कैसा है, उसका शुगर कैसा है। तो यदि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आता है या फिर शुगर बढ़ी हुई आती है तो उसके हिसाब से दवाइयाँ भी दी जाती हैं। 3 से 5 दिन अपनी लाइफ को रिलैक्स रखें, आप आराम से टहलें फिरें, वॉशरूम जाएं। अगले 10 से 12 दिन आप गार्डन में घूमने निकलें, थोड़ा तेज कदमों से चलने लगे, तो अपनी जो एक्टिविटी है उसका लेवल धीरे धीरे बढ़ाएं, और अगले 2 हफ्ते के अंदर आप वापस अपना काम ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट है, ये एक अंधी भाग दौड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक बार हार्ट अटैक आ जाने के बाद दिल की पंपिंग पावर पे असर आ जाता है जी। और क्योंकि 24 साल या 30s, ये 40s, ये बहुत ही भागा दौड़ी के साल होते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि मरीज़ दवाई नियमित रूप से ले और एक लेसन ले। हर हार्ट अटैक एक लेसन है कि टाइम आ गया है, अब जाग जाइए और अपने शरीर को, अपनी लाइफ शैली को, अपने जीने के अंदाज को बदलें। डॉक्टर साहब, जैसे अक्सर देखा गया है कि हमें लगता है कि हमारा जो दिल है बहुत तेजी से धड़क रहा है, हमें लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है। क्या हर तेजी जो धड़कन है, जो हर तेज धड़कन है, ये कोई इशारा करती है? देखिए, हर तेज धड़कन कुछ ना कुछ इशारा तो करती ही है, खैर, लेकिन इम्पॉर्टेंटली सरकमस्टेंसेस मैटर करते हैं। जैसे ये एक घबराहट का भी सूचक हो सकता है, मन में किसी प्रकार का अंदेशा, मन में किसी प्रकार का डर जो तेज़ धड़कन कर सकता है। और ये ऐसा भी हो सकता है कि वाकई में दिल का रोग हो। तेज़ धड़कन भी अपने आप में दिल का एक रोग होती है, जिसे हम टैकीकार्डिया वर्ड यूज़ करते हैं। तो दिल के ज़्यादातर रोगों का जो पता होता है वो ईसीजी और इकोकार्डियोग्राफी, इन दोनों मोडेलिटीज से ज़्यादातर रोग का पता लग जाता है। जी। फिर कुछ मरीजों में हम ट्रेडमिल टेस्ट बोलते हैं, जिसमें वो मशीन पे चलते हैं, मशीन में चलने की स्पीड हम बढ़ाते तो वो और तेज़ी से चलते हैं, तो उनका दिल ज़्यादा पंप करता है। तो ऐसे में यदि कोई विकार है तो ट्रेडमिल के दौरान सामने आ जाता है। तो मोटे मोटे तौर पे जो हमारा दिल है वो एक गाड़ी का इंजन है। उस इंजन के जो पहिए हैं वो हमारे हाथ पैर हैं, गाड़ी का जो कंप्यूटर है वो हमारा ब्रेन है, और उसका गाड़ी का जो इंजन है, जो फ्यूल पंप है, वो हमारा हार्ट है। डॉक्टर साहब, जैसे अगर महिला पुरुषों की हम बात करते हैं, तो क्या महिला और पुरुषों में जो हृदय से संबंधित बीमारियां हैं, क्या वो अलग अलग होती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों में एक जैसी हृदय से संबंधित बीमारियां होती हैं। कुछ बीमारियां प्रेगनेंसी रिलेटेड होती हैं हृदय की, वो ऑब्वियसली महिलाओं में ही देखी जा सकती है, जिसमें कई बार प्रेगनेंसी के दौरान दिल की पावर कमज़ोर हो जाती है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो महिलाओं में देखी जाती है। कई बार प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है, जो आगे जाके प्रेगनेंसी के बावजूद भी बढ़ा रहता है, तो वो ऑब्वियसली महिलाओं में देखा जाता है। वरना मोटे तौर पे दिल की नसों का ब्लॉकेज का होना, दिल का फेल होना, जन्मजात रूप से दिल में छेद होना, बड़ी उम्र में जाके दिल की धड़कन का गिरना, जिसे हम हार्ट ब्लॉक कहते हैं, ये सब वैसी ही हैं जैसे पुरुषों के अंदर होती हैं। तो डॉक्टर साहब, लक्षण भी एक जैसे ही होते हैं? लक्षण में कुछ अंतर होता है? मेरा ये मानना है कि महिलाएं क्योंकि घर को लेके बहुत ज़्यादा कामकाजी होती हैं,
वे अपने पे कम ध्यान देती हैं। लक्षण के लिए वो अपने परिवार को तभी अलर्ट करती हैं जब आप कहें कि पानी जो है सर से ऊपर आ गया। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी परेशानी क्या रहती है कि महिला खुद अपने लक्षणों को लेकर नज़रअंदाज रखती हैं, खुद अपना हेल्थ चेकअप नहीं कराती हैं, क्योंकि 40 के बाद आज के टाइम में चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, एक हेल्थ चेकअप जरूरी है। और किसी भी हेल्थ चेकअप में ज़रूरी होता है कि हम अपना कोलेस्ट्रॉल देखें, अपना शुगर का लेवल देखें और बेसिक हार्ट की एक जांच कराएं। तो ज़रूरी है हर महिला अपना जांच कराए। दूसरा, जैसे आपने मुझसे बात करी कि फ़र्क क्या है, फॉर्चुनेटली जो महिलाएं होती हैं उनके जो हार्मोन्स होते हैं वो उनको काफ़ी हद तक हार्ट अटैक से प्रोटेक्शन देते हैं, लेकिन जब मेनोपॉज का टाइम आता है तो उस टाइम पे प्रोटेक्शन ख़त्म हो जाती है। एक जो डिस्टर्बिंग ट्रेंड जो हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि जो ऑफिस गोइंग लेडीज़ हैं, मैनी अ टाइम्स स्ट्रेस समझ में आता है, असाइनमेंट टफ है ये भी समझ में आता है, लेकिन वे स्मोकिंग की तरफ चली जाती है जी। तो जहाँ एक महिला स्मोकिंग की तरफ जाती है तो भगवान ने जो उनको एक इतना खूबसूरत वरदान दिया है कि आपके हार्मोन आपको हार्ट अटैक से बचा के रखते हैं, वो वरदान प्रभु वापस खींच लेते हैं। जी। जहाँ आपने स्मोकिंग शुरू करी, आपके अंदर हार्ट अटैक का रिस्क देखा जाए तो एक आप ही की एज के पुरुष से ज़्यादा आ जाता है। तो एक स्मोकिंग एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी महिला को नहीं करनी चाहिए, सो दैट जो उनको एक बेनिफिट कुदरती तौर पे जो बेनिफिट दिया गया है उसको लिया जा सके। व्यायाम का आप हार्ट डिजीज में कितना महत्वपूर्ण रोल मानते हैं? जी, तो हम मोटा मोटा यदि ये भी लेके चलें कि हम 20 से 25 मिनट, जरूरी नहीं है एट अ स्ट्रेच, आप 15 मिनट सुबह या 15 मिनट शाम तेज कदमों से साफ हवा में सांस लेते हुए चलने, तो भी हमारा शरीर, हमने एक बार रन दे के देख लिया कि हमारे शरीर का इंजन रिस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं कर रहा। और ओवर द टाइम हमें महसूस होता है कि हमारी जो कैपेसिटी है यदि कम हो रही है, या पहले चलने पे सांस नहीं फूलता था या छाती में दर्द नहीं होता था, अब होने लगा है, तो डेफिनेटली आप अपने डॉक्टर से बात करें। अगर किसी को बीपी है, शुगर है या रिलेटेड कुछ भी एक्सवाइजेड बीमारी है, तो क्या ऐसी कंडीशन में जो हार्ट से संबंधित बीमारियां हैं उनका होने का खतरा ज़्यादा रहता है? जी बिल्कुल। जब भी हम बात करते हैं हार्ट अटैक आने की या दिल की नसों में ब्लॉकेज की, तो हम हर मरीज़ का रिस्क देखते हैं। जैसे आज हमारे पास कोई मरीज़ ओपीडी में आता है, मान लीजिए 45 साल के एक पुरुष आते हैं कि डॉक्टर साहब टीवी पे देखा सुना बड़ा डर लग रहा है, ज़रा बताइए मेरे को हार्ट अटैक आएगा या नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम एज तो कंसिडर में करते ही करते हैं। पुरुषों में डेफिनेटली हार्ट अटैक की दर फीमेल से ज़्यादा होती है। तीसरा पहला सवाल हमारा जो उससे होता है, क्या आप स्मोकिंग करते हैं? जी। ये एक ऐसी चीज़ है जिससे बदलाव लाया जा सकता है। फिर चौथा सवाल हमारा उससे होता है, आपका ब्लड प्रेशर कैसा है? हम उसका ब्लड प्रेशर नाप के देखते हैं। यदि उस वक्त उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आता है तो हम उसे एक विजिट के लिए और बुलाते हैं। कई बार डॉक्टर की क्लिनिक में आके भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है मरीज़ का, कंफर्म करने के लिए कि क्या उसे हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर की बीमारी है या नहीं। पांचवा काम जो हम करते हैं कि आप अपना एक कोलेस्ट्रॉल का चेकअप कराइए, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जो होता है, जो नसों में ब्लॉकेज होती है, उसकी शुरुआत कोलेस्ट्रॉल से ही होती है। हमारे शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल है, बाय गॉड्स ग्रेस, उस गुड कोलेस्ट्रॉल भी है और बैड कोलेस्ट्रॉल भी है। मैटर सारा बैड कोलेस्ट्रॉल करता है, क्योंकि नसों में जाके ये चिपक जाता है और एक लेयर बना देता है नसों के अंदर। आपको हैरानी होगी, पैदा होने के कुछ सालों बाद ही कुदरती तौर पर ये लेयर हम सबकी नसों में बननी शुरू हो जाती है। जी। तो यदि हम ये सोच लें कि जो उम्र में छोटा है उसका सब नसें साफ सुथरी हैं, उसमें कोई ब्लॉकेज नहीं है, अब वो टाइम नहीं रह गया है। आपको हैरानी होगी, यदि हम पश्चिमी देशों की तरफ देखें तो वो लोग अपने हृदय की तंदुरुस्ती को लेकर इतने सजग हैं कि अब उनका कहना है कि कोलेस्ट्रॉल तो एक ऐसी चीज़ है जो आप युवाओं में भी कराएं, ताकि यदि कुछ छुपा हुआ है तो तुरंत सामने आ जाए। जी। तो इसलिए हम उससे कहते हैं कि आप कोलेस्ट्रॉल टेस्ट कराइए और फिर एक शुगर टेस्ट कराइए। तो ये 5-6 सवाल हैं जिनके जवाब से हम एक हार्ट अटैक का रिस्क पता कर लेते हैं ज़्यादातर मरीजों के अंदर। डॉक्टर साहब, जैसे बैड कोलेस्ट्रॉल है, इसके बढ़ने की वजह क्या है? देखिए, बैड कोलेस्ट्रॉल को साइंटिफिकली वैज्ञानिक तौर पे LDL कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, LDL कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। और जो ये LDL कोलेस्ट्रॉल है, ये ऑलमोस्ट, आज मान लीजिए मेरा LDL कोलेस्ट्रॉल 100 मिलीग्राम है, तो ये 100 मिलीग्राम में से करीब 80 मिलीग्राम मेरे जेनेटिक कारणों से है और 20 मिलीग्राम यानी कि 20% मेरी डाइटरी हैबिट से जुड़ा हुआ होता है। तो डाइट का डेफिनेटली बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल को मॉड्यूलेट करने के लिए। इसी तरह से हमारे शरीर में
जब हम कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल कराते हैं तो एक ट्राइग्लिसराइड करके आता है, जिसे मोटे तौर पे मरीज को ये बोल दिया जाता है कि आपके खून में चिकनाई ज़्यादा है। जी। ट्राइग्लिसराइड का जो है लेवल, वो हमारे शरीर में हमारी डाइट से डायरेक्टली रिलेटेड है। हमारी डाइट में यदि लिकर होगा, फैटी फूड होगा, वजन ज़्यादा होगा, डायबिटीज़ होगी, तो ये ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ेगा। जी। ये भी अपने आप में कंट्रीब्यूट करता है नसों की ब्लॉकेज के लिए। जी। तो मोटे मोटे तौर पे यदि हम अपना कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल प्लस ट्राइग्लिसराइड्स, ये दोनों एक आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं ब्लॉकेज का कारण होने के। इसलिए ज़रूरी है कि हम सब एक अपना एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का लेवल जरूर चेक करें। जैसे खून है वो बहुत थक्की जैसा गाढ़ा हो गया है, उसको पतला करने की भी, तो क्या ये भी हार्ट डिजीज के अंदर भी आता है? ये जब हम बोलते हैं खून गाढ़ा हो गया है तो ये एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है जी। साइंटिफिकली कोलेस्ट्रॉल का बढ़ने का मतलब ये नहीं होता खून गाढ़ा हो गया जी। है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? वो तो मरीज को समझाने का तरीका है कि आपका खून गाढ़ा हो गया है, वरना मोटे मोटे तौर पे मरीज के खून में वसा की मात्रा ज़्यादा है। जी। तो दवाइयाँ हैं हमारे पास जो इस वसा की मात्रा को कम करती हैं, जिन्हें हम कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ कहते हैं। और हर वो मरीज़ जिन्हें हार्ट अटैक आ चुका होता है या जिन्हें डायबिटीज़ होती है या जिनमें हार्ट अटैक आने का रिस्क ज़्यादा होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि ओपीडी में मरीज़ आता है, हम उससे सवाल करते हैं तो हमें एक रिस्क का आइडिया लग जाता है। तो हर वो मरीज़ जिसमें रिस्क ज़्यादा है, ऐसे मरीज़ों को हम सलाह देते हैं कि आप अपनी डाइट तो चेंज करें ही करें, अपना लाइफस्टाइल भी चेंज करें, लेकिन लगे हाथ कोलेस्ट्रॉल कम करने की, वसा कम करने की दवाई भी शुरू करें। जी। तनाव की वजह से भी हमें हार्ट संबंधित परेशानियां हो सकती हैं? जी बिल्कुल, तनाव एक बहुत बड़ा कारण है हार्ट अटैक के अंदर, क्योंकि क्या रहता है कि हार्ट अपने आप में हार्ट रेट, दिल धड़कता है, दिल ब्लड प्रेशर जनरेट करता है, और तनाव हमारे ब्लड प्रेशर पे और हमारे हार्ट पे दोनों पे नेगेटिव असर डालता है। तनाव के दौरान हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है, तनाव के दौरान हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। प्लस ये भी देखा गया है जब तनाव होता है तो जो हमारे शरीर की खून ले जाने वाली नलिकाएं होती है वो सिकुड़ जाती हैं। जी। तो जब ये तीन चीज़ें एक साथ हों कि दिल की धड़कन भी बढ़ रही है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा है, और तनाव के चलते जो खून देने वाली नलिकाएं हैं जिन्हें हम आर्टरीज बोलते हैं, उनमें किसी प्रकार की सिकुड़न आ रही है, तो वो भी हार्ट अटैक पैदा कर सकता है। डॉक्टर साहब, दिल को स्वस्थ रखने के लिए नींद कितनी आवश्यक है? जी, लेकिन जो नींद है वो इम्पॉर्टेंटली 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी है। और बेटर रहता है कि यदि हम अपने डिनर टाइम में और नींद में, यानी कि रात को सोने में, एक अच्छा अंतराल रखें, ताकि जो खाना है वो हमारा डाइजेशन मोड में चला जाए। और जब हम सोने पहुंचते हैं तो ये समझना जरूरी है कि काम का तो कभी अंत नहीं हो सकता। जी बिल्कुल। तो हमें आसपास ही अपने एक सर्कल बनाना पड़ेगा कि इस सर्कल के बियॉन्ड हम एक्सपेंड नहीं कर सकते, सो दैट जब हम सोने जाएं हमारा जो वातावरण है वो टेम्परेचर वाइज स्टेबल हो, मन में ये हो कि आज जो अकम्प्लिश किया फेयर इनफ, या मैं जितना कर सकता था फेयर इनफ, नाउ लेट्स गो फॉर अ गुड स्लीप। एंड यूजुअली बेटर रहता है कि आप 10 से 11, साढ़े 11 बजे तक सो जाए, ताकि आप सुबह का टाइम जो बहुत ही अच्छा टाइम होता है, जब बॉडी रेडी होती है दोबारा उठ खड़े होने के लिए, 5:30 से 6:30, 7 बजे तक आप जरूर उठ जाएं और नई दिनचर्या, नई सोच के साथ शुरू करें। आपको क्या लगता है कि एक इंसान के अंदर अपने शरीर को लेकर कितनी जिज्ञासा होनी चाहिए? इम्पॉर्टेंट ये है कि हम ये सब समझते हैं कि हमारा जो जीवन है वो डिसाइडेड है कि इस टाइम से इस टाइम के लिए है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि अरे एक दिन तो मरना ही है। जी। हाँ, तो मरना तो एक ही दिन है ना, लेकिन अभी जो इतना सारा जीने के लिए उसको तो जिया जाए ना, ठीक है ना। वी ऑल डाई वंस, बट देन वी ऑल डाई वंस। अभी तो हम रोज जी रहे हैं ना, तो लेट्स लिव इट एवरी डे। इम्पॉर्टेंट ये है। तो जिज्ञासा अपनी बॉडी के बारे में जरूर होनी चाहिए। जैसे कि आज मान लीजिए आज आपको आंखों से ठीक ना दिखाई दे, तो तुरंत आप भागते हैं अपनी आंखें चेक कराने के लिए, क्योंकि आंखें हैं तो आप काम कर पा रहे हैं। लेकिन ये सोचना भी जरूरी है कि ये धड़क रहा है तो भी आप काम कर पा रहे हैं। जी, जीवन शैली के आधार पर जिस तरह की बीमारियां हो रही है, इस तरह का पाठ्यक्रम शामिल किया जाए। ये बहुत अच्छी बात करी आपने। जब हम साइंस के स्टूडेंट रह के पढ़ा करते थे तो हम ऑर्गन सिस्टम के चैप्टर पढ़ते थे, जिसमें एक नर्वस सिस्टम होता था, एक हार्ट सिस्टम होता था, एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता था, और हमारी पढ़ाई यहीं ख़त्म हो जाया करती थी कि ये बॉडी के ऑर्गन है और इन्होंने ऐसे काम किया। बट ज़रूरी है आज यदि उसके अंदर 2 पन्ने और जोड़े जाएं, मोटे तौर पर इस ऑर्गन में किस प्रकार के नुस्ख आ सकते हैं और मोटे तौर पर जीवन शैली का और खान पान का इस पर क्या प्रभाव रहता है। तो हमारे जो बच्चे हैं
उनमें काफ़ी बदलाव आएगा। उस बदलाव का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा कि वो आज अपने माँ बाप को समझाएंगे जी। कि पिताजी स्मोकिंग नहीं करना है, टीचर ने बताया था स्मोकिंग नहीं करना है, इससे हार्ट अटैक आ सकता है, ब्रेन डैमेज हो सकता है। अब क्या है, आप अपने दोस्तों को तो किनारा कर सकते हैं लेकिन अपने बच्चों को किनारा नहीं कर पाएंगे जी। क्योंकि वो आपसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डिमांड करेंगे जी, बिल्कुल। कि हमारे को बताया गया है कि ऐसी बीमारी होती है, जी। हमारे को बताया गया है वैसी बीमारी होती है। तो इम्पॉर्टेंटली ये आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट दिया कि एक बेसिक मेडिकल नॉलेज जी, कर यदि छोटा सा भी जोड़ा जाए इसके अंदर तो डेफिनेटली हम शुरुआती तौर पे ही अपनी जो जनरेशन है उन्हें एक्टिवेट करेंगे और मेरे को उम्मीद है इसमें रिजल्ट अगले 5 से 7 साल में दिखाई भी देने लग जाएगा। जी। जैसे बच्चे आजकल पर्यावरण को लेके बहुत सजग हैं, दिवाली के पटाखों को लेके बहुत सजग हैं, पॉल्यूशन हमने भी बचपन में बहुत पढ़ा है, आज भी हम पॉल्यूशन के बारे में खूब बात कर सकते हैं, लेकिन यस जब बात आती है बॉडी की बीमारी की तो वो पढ़ना नसीब नहीं हो पाया था हमारे को। बट यस इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बिल्कुल सही कहा मोहिता जी आपने कि पाठ्यक्रम के अंदर 2 से 4 लाइनें बीमारी के बारे में भी होनी चाहिए। जी, बिल्कुल। हाई ब्लड प्रेशर के बारे में, कोलेस्ट्रॉल के बारे में, शुगर के बारे में, स्मोकिंग के बारे में। ये 4 चीज़ें वो हैं जिन पे हम काबू पा सकते हैं। जी, बिल्कुल। हम अपनी उम्र पे काबू नहीं पा सकते, अपने जीन्स पे काबू नहीं पा सकते, मेल फीमेल नहीं बन सकता, फीमेल मेल नहीं बन सकती, लेकिन हम अपने आचरण पे काबू पा सकते हैं। डेफिनेटली, बिल्कुल सही कहा मैं चाहूंगी आप सुझाव क्या देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? सुझाव यही है कि जो भी है वो दिल से दिल तक है। कहने का मतलब ये है कि आप एक बार जरूर एक मेडिकल चेकअप के लिए अपने डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर के पास जरूरी नहीं है आपके अंदर सिम्टम हो, जरूरी नहीं है आप ब्लड प्रेशर के मरीज हों, शुगर के मरीज हों। एक बार डॉक्टर के पास जाएं और साल में एक दफ़ा अपना एक बेसिक कार्डियक चेकअप कराएं, क्योंकि जब आप एक बेसिक कार्डियक चेकअप कराते हैं तो उस दौरान आपका शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल सब चेक किया जाता है और ये सब मिलकर सिर्फ आपके दिल को ही नहीं, आपकी किडनीज को, आपके ब्रेन को, आपके मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को, सबको जज करती हैं। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट साल में एक बार आप अपना रेगुलर मेडिकल चेकअप जरूर कराएं। कम से कम 40 साल की उम्र के बाद तो हर किसी को कराना चाहिए। और रेगुलर मेडिकल चेकअप में बहुत ज़्यादा जांचें नहीं होती हैं, बेसिक लीवर, किडनी, कोलेस्ट्रॉल, शुगर की जांच होती है। डॉक्टर आपका ब्लड प्रेशर चेक ही कर लेंगे और एक ECG कराएं। इससे कम से कम आपको मोर देन 90% सर्टेनिटी हो जाती है कि हाँ, जो ईश्वर ने ये जो शरीर दिया है हमारे को, ये सुचारू रूप से काम कर रहा है। ये जो गाड़ी है, इनके पहियों में पूरी हवा है, इसकी चेसिस ठीक है, इसका एक्सल ठीक है, इसका इंजन ठीक है, इसका कंप्यूटर ठीक है, इसके RPM ठीक है और आगे भी सब ठीक रहेगा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर देने के लिए। धन्यवाद मोहिता जी। तो ये डॉक्टर गगन जैन हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने हृदय रोग संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी है और अनुरोध भी यहाँ पर किया है कि आप समय समय पे अपना चेकअप कराते रहें, क्योंकि दिल से दिल तक ही बात जाती है। नमस्कार।